नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी सरकार को 12 साल पूरे हुए। 12 साल में लगातार उसकी प्रगति हुई है। उसके साथ साथ देश भी आगे बढ़ा है, बहुत सारे मामलों में आगे बढ़ा है। विदेश नीति को लेकर, आर्थिक नीति को लेकर इस बात का दावा किया जा रहा है बार बार कि चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, फोर्थ इकोनॉमी हो गए हैं दुनिया में। ये बात सच भी है, लेकिन क्या उस सब का कोई फायदा आम आदमी को मिल रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं ट्रंप के साथ जो टैरिफ डील थी उसमें वो 50 से 18% पर आ गए, तो कितनी ताकत दिखाई है भारत ने, स्पाइन दिखाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि झुकाने वाला होना चाहिए, झुक जाते हैं, ट्रंप साहब भी झुक जाते हैं। और तमाम मुद्दे हैं। आज देश में नरेंद्र मोदी सरकार कितनी लोकप्रिय है, उसके साथ क्या मुद्दे हैं, उनके सामने क्या मुद्दे हैं, इन सब पर चर्चा करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे मित्र हैं, भाई हैं, यशवंत देशमुख, वो तो हमेशा 24 घंटे ट्रैक करते रहते हैं। और केवल मोदी सरकार को नहीं, वो देश को भी ट्रैक करते रहते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। यदि देश को देखना हो तो यशवंत जी को देख लिया कीजिए, उनके पास आईना रहता है। तो अभी पिछले दिनों उन्होंने जो उनका एक कार्यक्रम रहता है, सालाना रहता है, MOTN, वो मूड ऑफ द नेशन, उसमें उन्होंने बड़ी सारी तस्वीरें रखी हैं। लेकिन तस्वीरों ने मेरा दिमाग बहुत खराब कर दिया यशवंत जी, कि इतनी सारी चीजें। तो मैंने कहा भाई आपके से ही समझ सकता हूँ कि ये कंट्राडिक्शंस हैं, कंपल्शंस हैं, या क्या है इसकी वजह। क्योंकि जो MOTN का जो सबसे बड़ा है नतीजा वो तो है कि नरेंद्र मोदी आज भी सबसे लोकप्रिय हैं। 55% उनके पास लोकप्रियता हासिल है। परफॉर्मेंस के हिसाब से 51% पर है। सेटिस्फेक्शन के लेवल पर 52% है। तो फिर तो कहना चाहिए कि भाई अब कोई चिंता मत करो, क्या और क्या देख रहे हो आप? राजा खुश, जनता खुश, प्रजा खुश, सब खुश है, और सेटिस्फेक्शन भी है, परफॉर्मेंस लेवल पर भी है। और मोदी की दूसरे लेवल पर यदि विपक्ष में भी देखें तो कोई नेता उनके आसपास नहीं है। जो राहुल गांधी जी सबसे करीब है उनके, यदि विरोध में देखें तो वो 20-25% पर आते हैं। राहुल जी का खुद का परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो 29% पर। कांग्रेस के वोट के हिसाब से देखें तो 20% और 40%, 41% पर है। लेकिन जब ये बात देखें तो हो सकता है सब लोग कहें कि अब तो 2047 जब तक विकसित हो नहीं जाएगा भारत, तब तक मोदी सरकार रहेगी। लेकिन दूसरी जो तस्वीर आपने दिखाई वो बड़ी डराने वाली और घबराने वाली भी है। और मेरे को, जितनी मैं राजनीति समझता हूँ, उसमें समझ नहीं आया कि हम लोग इकोनॉमिक लेवल पर हमारे पास डिससेटिस्फेक्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट पर है, करप्शन पर है, आर्थिक नीतियों को लेकर बहुत सारी है। और लोग कह रहे हैं कि हम, ज्यादातर लोग मतलब कि बहुत खुश नहीं है। जो लिवलीहुड है उस पर भी कोई बहुत, फुट पर भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। पिछली बार शायद आपने किया था तो बताया गया था कि जो जितना कमा रहे हैं उतने में खर्चा नहीं चल। तो फिर ऐसा क्या है प्रभु कि नरेंद्र मोदी ही सबसे लोकप्रिय है? और आपने तो जो पिछली बार का 2024 का रिजल्ट है उससे भी आगे बढ़ा दिया उनको। 287 शायद, कितना सीट आप दिखा रहे हैं, मेरे को लग रहा है 287 भारतीय जनता पार्टी को, 352 एनडीए को, तो और बढ़ रही है। तो इतने सारी परेशानियों के बीच में भी यदि नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का ग्राफ बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब? ये जी इसका विरोधाभास है। ये बात तो सच है। मैंने आज ही पीस लिखा है, दर्शक चाहे तो पढ़ भी सकते हैं उसे, कि ऐसा क्या है कि आर्थिक रूप से जो इंडिकेटर उसी है मूड ऑफ द नेशन में, उन्हीं लोगों से बात करते समय जब मैं आर्थिक स्थिति की बात करता हूं तो एक विषमता दिखती है। बड़ी तादाद में लोग आज से लंबे समय से अब कह रहे हैं कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पिछले 11 सालों में कम से कम 7-8 साल से मूड ऑफ द नेशन में नॉन स्टॉप एक बड़ी तादाद में लोग ये भी कहते हैं कि ये सरकार बड़े बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम कर रही है, नीचे के तबकों के लिए कम काम कर रही है। इन सब के बावजूद भी जब आप उनसे नेतृत्व के ऊपर, पॉपुलैरिटी के ऊपर और वोटिंग इंटेंशन के ऊपर सवाल पूछते हैं तो वो मामला नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए की ओर जाके रुकता है। अच्छा, ये केवल मूड ऑफ द नेशन में हो रहा हो ऐसा नहीं है। हमने जितने 2024 के बाद एक झटका लगा और एकदम से लगा कि अब ये कुछ नई दिशा में देश जा रहा है, लेकिन जितने उसके बाद में रिजल्ट आए हैं चुनावों के, वो सब चले गए विधानसभा चुनाव के। मतलब बीजेपी ने इलेक्शन मशीनरी की तरह उसमें से जो सीख कर जो कुछ भी किया, संगठन के नाते उन्हें संघ का जो वापस सहयोग मिला हर तरीके से, चाहे उसमें महिलाओं की स्कीम्स को भी आप जोड़ दें, तात्कालिकता को जोड़ दें, जो भी जोड़ना चाहें,
भाई अंत में नतीजा क्या निकला, हम बात ये करते हैं कि बॉटम लाइन क्या थी। बॉटम लाइन थी कि ऐतिहासिक विजय पे विजय उसके बाद में बीजेपी ने दर्ज की। तो ये जो 2024 से संख्या बढ़ी हुई दिख रही है वो तो इस कारण से दिख रही है कि जिन राज्यों में झटका लगा था उन सारे राज्यों में उनकी वापसी भी धमाकेदार तरीके से हुई है और विपक्ष की पराजय धमाकेदार हुई है, तो नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मूड ऑफ द नेशन का काम केवल ये नापना नहीं है कि कौन कितना पॉपुलर है, केवल ये नापना नहीं कि कौन जीते। मूड ऑफ द नेशन का काम ये भी देखना है कि घर कैसा चल रहा है लोगों का, रसोई कैसी चल रही है, उत्साह कितना है, मन में मायूसी कितनी है, भविष्य के प्रति आशंका कितनी है, भविष्य को लेकर उत्साह कितना है, अलग अलग उम्र के लोगों में क्या स्थिति है, अलग अलग जातिगत या धार्मिक रूप से लोगों की मनस्थिति क्या है। जब मैं उन सब चीजों को देखता हूं तो देखते देखते कभी कभी लगता है कि ये दोनों चीजें पटरी की तरह अगल बगल कैसे साथ में चल रही। एक तरफ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, विषमताएं हैं जो लोग बहुत साफ तौर पर बोल रहे हैं और हम लगातार विजय जी हम उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। एक भी आप मूड ऑफ द नेशन ऐसा आप नहीं पाएंगे जब इंडिया टुडे के साथ इतने लंबे समय से ये कर रहे हैं जी, विसंगत करते हुए हमें लंबा समय हो गया जी। तो मुझे संभव ये लगता है कि 2-3 लेयर्स में है ये चीजें, ऐसा लगता है। जैसे टीना फैक्टर की बात बहुत होती है कि भाई सामने कोई फैक्टर नहीं, बहुत बड़ा उस तरह का विपक्ष नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम उसी टीना फैक्टर में हम 11 साल से ये भी देख रहे हैं कि राज्य के लेवल पे जहां जहां पे भी अल्टरनेटिव है वहां पे बीजेपी को पटकनी भी मिली, जम के मिली। आखिर तो विपक्ष के नेताओं का जो नेतृत्व रहा है लगातार रहा है। ममता बनर्जी लगातार जीती है, स्टालिन जीते हैं, अरविंद केजरीवाल ने 10 साल रौंद के दिल्ली पे कब्जा किया, पंजाब रौंद के जीता। तो आप देखें तो आपको अलग अलग राज्यों में हेमंत सोरेन अपने तरीके से जीत रहे हैं, सिद्धारमैया अपने तरीके से जीत रहे हैं, लेफ्ट 10 साल का डंका उन्होंने केरल में बजा रखा है। कोई राज्य, खुद कांग्रेस को देखिए ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो ये कुछ तो है जिसे आप एक सिंगल स्वीपिंग मैंडेट की तरह नहीं देख सकते। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान एक बड़ा हाथी है, निस्संदेह उसको वैसे देखना चाहिए। लेकिन दूसरा भी सत्य वैसा ही है कि सूंड अलग है, दांत अलग है, खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है, पूंछ अलग है। ये भी उतना ही बड़ा सत्य है जो अंधे के हाथी का है। तो ऐसा नहीं कि वो 4 अंधे असत्य बोल रहे थे, असत्य बोल रहे, वो सब जो महसूस कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, महसूस कर रहे थे वो बोल रहे थे। तो ये मूड ऑफ द नेशन में पब्लिक का भी रिएक्शन वैसा ही है। पब्लिक जो महसूस कर रही है, सूंड को सूंड की तरह, पूंछ को पूंछ की तरह, वो भी बता रही है। लेकिन जो बड़ी पिक्चर है वो हाथी की, वो अपनी जगह बरकरार है। और वो शायद यही विरोधाभास हम लोगों को उसमें लग रहा है। और सत्य दोनों है, ऐसा नहीं कि उसमें दोनों में कुछ असत्यता है या कुछ कमी है। तो मूड ऑफ द नेशन बहुत साफ, अगर हम सरकार के खिलाफ की चीजें गिनाना शुरू करें तो बहुत साफ है। 70% तक लोग कह रहे हैं घर चलाना मुश्किल है। ये नहीं कि केवल 10-20% पर हो, बड़ा इसको मैं इंडिविजुअल जाए, लेकिन उससे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि यशवंत जी जब सी वोटर के थ्रू, रेमोटियन के थ्रू जब भी स्टडी करते हैं राज्यों का, सरकारों का, केंद्र का, तो ये जितने फैक्टर है उसके बाद यशवंत जी के पास एक बड़ा मोटा शब्द होता है एंटी इनकम्बेंसी। अब हर बार हमको समझाते रहते हैं कि भाई 5 साल हो गए इस सरकार के, अब ये एंटी इनकम्बेंसी चल रही है ना। और ये फैक्टर है क्योंकि लोग, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है, महंगाई सबसे बड़ा इशू है, लोग परेशान हैं, खाना नहीं मिल रहा है उनको, ये सब परेशानी है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और ये सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। तो ये जितने फैक्टर्स आपने गिनाए उस पर हम अलग अलग भी बात करेंगे। क्या आपको 12 साल बाद, मतलब वैसे आज चुनाव नहीं हो रहे लेकिन आज के चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के तौर पर आप नहीं देखते? जी, पिछले इस नई सदी में अब हम लोग 2026 से पहुंच गए, तो एक चौथाई सदी तो निकल गई है। एक ये इस सदी में खासतौर पे 98 के दिल्ली इलेक्शन के बाद से मैंने इस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया था कि लोगों का सेंटिमेंट, भले ही एंटी इनकम्बेंसी एक कोर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक वो मान ले, लेकिन नई जनरेशन और नए उसमें एक प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट का भी उदय हुआ है, जिसमें
केवल लोग बॉटम लाइन नहीं देख रहे हैं, लोग प्रयासों को भी देख रहे हैं शायद उनको, और लोग केवल इधर से हम नाराज हैं इसलिए दूसरी तरफ कूद जाएं ये भी नहीं कर रहे हैं। अब ये चाहे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आप कह लें, या ज्यादा लिटरेसी का कह लें, या एक बदले हुए नए उपभोक्तावादी भारतीय समाज की सूरत आप देख लें, किसी इसमें शायद ये भी हो सकता है सच की ये मल्टीपल लेयर्स में सारी बातें अपने तरीके से काम करें। लेकिन हमने शीला दीक्षित जी को 15 साल देखा, एनडीए के अंदर भी और यूपीए के अंदर भी, और अगर यूपीए की दुर्गति नहीं होती तो शायद शीला दीक्षित चौथा टर्म भी जीत जाती। हमने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा 2002 के बाद में, लेकिन 2004 के आसपास उन्होंने जो गियर वाइब्रेंट गुजरात का बदला और हिंदू मुसलमान के बियॉन्ड केवल आर्थिक गुजरात मॉडल के ऊपर उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की और सफल भी हुए निश्चित तौर पर। हमने नवीन बाबू को देखा, हमने इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए। जयललिता जी ने बैक टू बैक दूसरा टर्म निकाल लिया, लेफ्ट का दूसरा टर्म केरल में इम्पॉसिबल उन्होंने निकाल लिया। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से टर्म निकाले दो, मुझे ऐसा लगता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी अब केवल वहीं पर काम करती है जहां पर लोगों को या तो ये समझ में आ जाए कि जो भी व्यक्ति रूल कर रहा है वो मसलों का समाधान नहीं दे पा रहा है और करप्ट भी है। एक तो वहां पे एक जैसे आपको 2013 के अगर हमारे ट्रैकर निकालिए, मूड ऑफ द नेशन जो बिल्डअप था, हाँ जी, तो अगर आप 2013 में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और करप्शन 1 2 3 ऐसे बिल्कुल लेयर पे इशू आते थे। ठीक है, अब 3 इनको मैं टीएनटी कहता हूं कि जब ये 3 चीजें मिक्सअप हो जाती हैं तो इलेक्टोरल विस्फोट होता है, मेरा हो जाए। तो टीएनटी में से 2 आइटम तो पिछले 11 साल से बने हैं। मतलब बीच में इन्फ्लेशन कम होता है, बीच में बढ़ गया, जब बढ़ा तो लोगों की तकलीफें बढ़ी, फिर उसके बाद में कंट्रोल में भी आया तो लोगों ने उसको बोला। लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई का दर कम हो जाने का मतलब नहीं कि महंगाई कम हो गई। ये सामान्यतः लोग आंकड़ों में, मंत्री लोग अक्सर बोल देते हैं कि देखिए हमने महंगाई कंट्रोल कर ली। अरे भाई, साल दर साल आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, अगर आपने उसको कंट्रोल किया इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई 4 साल पुराने वाले रेट पे आलू प्याज लोगों को मिलने लगा। ठीक है ना, आलू प्याज महंगा है तो महंगा है, आपने महंगे पे रोक दिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि सस्ता हो गया। लोगों की कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी तो उनको आलू ठहरे हुए भाव पे भी उतना ही महंगा लगेगा जितना अब उनको चुभ रहा था। तो अनएम्प्लॉयमेंट लगातार मुद्दा बना है, महंगाई मुद्दा है, लोग कह रहे हैं घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तीसरा टीएनटी का जो कंपोनेंट है जिसे कहते हैं परसीव करप्शन या परसीव्ड करप्शन, मुझे लगता है इस एक मुद्दे पे मनमोहन सिंह जी का दुर्भाग्य रहा कि उनके आसपास के तमाम लोगों की कारस्तानियों को उन्हें ढोना पड़ा। ठीक है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत विश्वसनीयता वो इस समय हर चीज पे भारी पड़ रही है। उनकी पर्सनल, मैं करिश्मा नहीं कहूंगा, करिश्मा एक अलग चीज है, करिश्मा आता है जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म लेवल पे उनकी एक पर्सनल क्रेडिबिलिटी आप कह लें, जिसको कई बार मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता बहुत ही बेरहमी से भुनाते रहते हैं, बहुत बेरहमी से। मतलब हर जगह पे वो, बल्कि मुझे याद है मैंने एक बार करीब 3-4 साल पहले एक डिबेट में मैंने बोल दी थी इस बात को, तो बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बुरी तरह से मुझ पे नाराज हो गए थे। हमने कहा कि वो एक विज्ञापन आता था, हर दर्द की एक ही दवा, झंडू बाम झंडू बाम। तो आप लोगों ने प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता को एक तरह से झंडू बाम की तरह उपयोग किया है कि कुछ भी तकलीफ हो प्रधानमंत्री का, आप म्यूनिसिपैलिटी से लेकर हर इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता को अब्यूज कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि देखिए एक लेयर आया था डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, तमाम चीज। अभी हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन में ट्रिपल इंजन की लोकल इलेक्शन में बात सुनी। सच्चाई ये है, आप देखिए विजय जी, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स में बोले तो शायद योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिश्व शर्मा और कुछ हद तक आपके
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये एक तरह से डबल इंजन की तरह से, ये बाकी नाम चीफ मिनिस्टर्स के नाम भी याद नहीं आएंगे, आप नाम भी नहीं आते। और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो बीजेपी एनडीए में सबसे ज्यादा डबल इंजन वास्तविकता में चंद्रबाबू नायडू का आता है, बाबू का। जो अगर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की आप बात करें ना बीजेपी की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा की पॉपुलैरिटी किस कारण से, ये बोलने की जरूरत नहीं है, डेवलपमेंटल कम और उसमें उनका अपनी मुहर जो है वो अलग है उस तरीके से। तो एक चंद्रबाबू नायडू को हम कह सकते हैं आज की तारीख में कि डबल इंजन की तरह से वो चला रहे हैं कुछ उसमें, उसके अलावा नहीं है, कहीं नहीं है। एक्चुअली में हम बात कर चुके हैं कि दूसरा इंजन तो न्यूट्रल भी नहीं है, रिवर्स इंजन है। तो मोदी जी की वो तो रोक रहा है, मुझे लगता है कि तो मुझे लगता है कि भाजपा के जो दूसरी पंक्ति के नेता और बाकी सारे लोग हैं ना, वो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का, उनकी विश्वसनीयता का भयानक दोहन कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, मैं तो इसको ये मानता हूं। और उसका नुकसान 2024 में उनको झटका लग के दिखा, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होगी ना। तो अगर आपकी सीटें राजस्थान में विधानसभा जीतने के बाद में भी गिर जाएं, उत्तर प्रदेश करने के बाद में गिर जाएं, हरियाणा जीतने के बाद में भी गिर जाएं, महाराष्ट्र में मुंह के बल गिर जाए, क्या अर्थ हुआ उसका? कहीं ना कहीं आपने कुछ अब्यूज किया तभी वो गिरी। तो ये विरोधाभास के बावजूद मुझे लगता है कि जो एक बड़ी चीज एक अलग तरीके से इनको अभी जिता रही है, उसमें अब मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ही एकमात्र अभी फिलहाल कारण दिखाई दे रहा है, जो विश्वसनीयता, मैं लोकप्रियता से भी ज्यादा अब विश्वसनीयता को समझ रहा हूं, लोकप्रियता भी मैं दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहा हूं। और इसमें विपक्ष का, विजय जी, जो एक तरफा अगर आप देखें, जहां पर विपक्ष के नेता राज्यों में जीत रहे हैं, आप उनकी एक स्ट्रेटेजी देखिए, वो प्रधानमंत्री मोदी पे हमला नहीं करते हैं, वो स्थानीय भाजपा पे हमला करते हैं और वहां पे उनको विजय मिल जाती है। आप उठा के देख लीजिए जहां विपक्ष, बिल्कुल। और राहुल गांधी जी का जो 11 साल का कैंपेन है, वो केवल और केवल प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप के ऊपर केंद्रित है। तो ये उलटवासिया है, मुझे लगता है यहीं पर कुछ मामला बिगड़ रहा है, क्योंकि आंकड़ों में 1:2 का रेशियो है, विजय जी, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। बीजेपी 40% है, कांग्रेस के 20% है, प्रधानमंत्री की रेटिंग राहुल गांधी जी की रेटिंग से 2 गुनी, ठीक है ना, 1:2 का रेशियो, कोई इनकार नहीं कर सकता, ये हार्ड फैक्ट है। हम मतलब इसमें हमारे सर्वे और ट्रैकर और एमओटीएन की आवश्यकता, जो प्रूवन फैक्ट। अब सवाल यह है कि क्या भारत इतना अलग हो गया है कि अब वो वापस उस पर नहीं जा रहा? आखिर तो राहुल जी के पास में 20% वोट है ना अभी जी, कम नंबर नहीं, हर 5वां भारतीय बड़ा वोट दे रहा है, हर 5वां वोटर उनके पास है, हर 5वां वोटर है। तो बीच का जो ये, अब अगर यहां से उनको आगे ले जाना है बीजेपी, तो मध्यम वर्गीय नहीं कहना चाहिए, मध्य मार्गीय भारतीय वोटर, मुझे लग रहा है कि वो जो जिन मुद्दों की बात वो करना चाहता है, वो मुद्दे अभी फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व के रेंज में नहीं आ रहे, या उस पर वो बात नहीं करते। और इन मुद्दों के बाद में हम जब रोज एक सवाल पूछते हैं कि आपकी कठिनाई ये है, इसका समाधान आपको कौन सा नेता या कौन सी पार्टी दे सकता है, तो जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उसका भी 2/3 लोग ये कहते हैं कि भाई समाधान इसका मोदी ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। जो लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो भी इसी की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जब तक लोग प्रधानमंत्री मोदी की ओर अपेक्षित देख रहे हैं, या इस बात की उनको उम्मीद है कि राहुल जी के बजाय मोदी जी ज्यादा बेहतर इसका समाधान दे सकते हैं, तब तक मुझे लगता है कि ये संजीवनी बीजेपी के पास में बनी रहेगी, जब तक कि राहुल जी इसके ऊपर कुछ अलग तरीके से अपना नैरेटिव नहीं बनाते हैं, लंबी लाइन खींच मैं कर सकता हूं, ये जो नहीं कर रहे। अब इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस बात को समझाया, लेकिन मैं 2 बात समझना चाहता हूं। एक तो ये कि 2024 के जो नतीजे आए, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि यशवंत जी को लगता है कि ये जो मतलब जो ट्रैकर है हमारा,
वो कहता है कि नहीं सीटें बढ़ जाएंगी। मतलब क्या ऐसा कमाल कर दिया। आपका ठीक है, बिल्कुल कहना सही है जी। जी है? जी, पहली बिल्कुल बात तो आपका कहना सही है कि ये सवाल है। विश्वसनीयता की भी एक लिमिट होती है। जी आप कह रहे हैं कि भाई उनको भरोसा है, 12 साल से भरोसा है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हुआ, महंगाई खत्म नहीं हुई, इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो खत्म नहीं हुआ, लाइवलीहुड की परेशानी खत्म नहीं हुई। 12 साल से ये विश्वसनीयता बनी रहती है। आंखें बंद करके रहते हैं क्या लोग? लगता तो है। मतलब अगर आप सवाल जो आपका है उसका जवाब भी यही है कि शायद लोग विश्वास कर रहे हैं, सही या गलत ये एक अलग विषय बहस का हो सकता है उसके ऊपर जाने से। लेकिन जो 2024 के नतीजे थे विजय जी, अब मुझे ये लगने लगा है कि जैसे वो एक एब्रेशन थे। मतलब वो एब्रेशन मुझे इसलिए लग रहा है, ब्लिप इन द रडार, कि उस नतीजों के ऊपर जो फॉलो अप कार्रवाई असेंबली इलेक्शंस में होनी चाहिए थी विपक्षी ओर से, वो नहीं होती थी। बोलिए। तो अगर एक होता है कि आपके ऊपर जनता भरोसा करे कि चलिए साहब हम आपको जिता रहे हैं, और आप जीतने के मुंह से अपनी हार को खींच के ले आए तमाम कारणों से, सिर्फ फुटबॉल से, रॉन्ग मैनेजमेंट से, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ मैसेज से, या अगंभीर होने से भी। अगंभीर मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आरोप की बात नहीं है। हमने मतलब आज की तारीख में अगर कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के लोगों के मन में ये सवाल बैठ जाए कि ये कितने गंभीर हैं कि चुनाव कैंपेन के बाद में ये विदेश चले जाएं, या बीच में से विदेश चले जाएं, या लगातार बने न रहें, या जिस तरीके के मुद्दे उठने चाहिए वो मुद्दे ना उठे, या एक बार गलत मुद्दा उठ गया तो उसको जिद के साथ में लगातार उठाए रखें, बावजूद इसके कि ये समझ में आने की ये मुद्दा नहीं काम कर रहा है, वोट चोरी का मुद्दा काम नहीं कर रहा है इलेक्टोरली स्पीकिंग, तो भी उसके पीछे लगे रहना। तो ये चीजें, ये भी हो सकता है कि जनता अपने तरीके से आपको इंडिकेशन देती है आप इस दिशा में काम कीजिए तो आपको सफलता मिलेगी। आप उस दिशा में अगर आप काम ना करें तो फिर जनता को दोष देना तो गलत होगा। क्योंकि एक और बात भी है विजय जी, जो वो भारत से रिलेटेड नहीं है। अगर आप देखें पिछले 2019 के कोविड के बाद से ग्लोबल क्राइसिस नाम की जो चीज है वो लोकलाइज्ड और ग्लोबल दोनों है। अगर आप देखें दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही है, उसमें ट्रंप साहब की क्राइसिस तो ऊपर से कोड़ में खाज की तरह, ठीक है ना, उसको आप छोड़ दीजिए, तो भी कोविड की क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, माइग्रेशन की क्राइसिस, रिलीजियस फ्रिक्शन की क्राइसिस दुनिया में झेल रही है। भारत कोई अजूबा नहीं है कि भारत को ये तकलीफें झेलनी पड़ रही है। और एक दुनिया भर में एक ट्रेंड ये भी है कि समहाउ इस समय, कम से कम इस टाइम फ्रेम में जो 5-7 साल का हम देख रहे हैं, नॉर्वे से लेकर के अमेरिका और अमेरिका से लेकर फार ईस्ट तक राइट विंग की पॉलिटिक्स को बल मिला सबसे ज्यादा। सबसे, ये है ना, ये ग्लोबल फेनोमेना है। इसमें जापान में जो नतीजा आया है वो भी देखिए, जो नतीजे आए देखिए, जो ऐतिहासिक नतीजे आए हैं, और वो पूरी तरह से राइट विंग और मजबूत नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को हवा देने वाले नतीजे आए। जबकि आपको याद होगा जिस दिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अभी बोला था कि हम डिफेंस के ऊपर बजट बढ़ाएंगे सारी चीजें, तो उस दिन स्टॉक मार्केट वहां का क्रैश कर गया था उन घोषणाओं को। लेकिन बावजूद उसके इसका मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट कुछ अलग चल रहा है, पब्लिक ओपिनियन कुछ अलग चल रहा है। स्टॉक और पब्लिक ये आपस में मैच नहीं कर रहे थे, और आज अंत में स्टॉक मार्केट उनके जीतने के बाद में दोबारा चढ़ गया, क्योंकि उनको लगा कि जो भी मिला है ये अब फिर सरकार का मिलेगा, तो पॉलिसीज बहुत क्लियर होंगी, दिस वे और दैट वे हम धंधा करके कमा लेंगे जो भी। तो ये राइट विंग इमोशंस का पूरी दुनिया में उभार होना। दूसरा, क्राइसिस के समय एक ये मानवीय प्रवृत्ति होती है जो कि मेरे ख्याल से ये हमारे किसी भी दर्शक, हम सब इसमें शामिल हैं। जब हम क्राइसिस में होते हैं उस समय जो हमको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेतृत्व लगता है, घर के अंदर जो ज्यादा समझदार बड़ा लगता है, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हम इनसे पूछे, इनके पास में जाएं, इनकी बात माने। तो क्राइसिस इज ह्यूमन टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को पकड़ने की होती है, जो ज्यादा मजबूत, ज्यादा गंभीर, खड़ा रहने वाला, वैसा जिसके परसेप्शन या जिसके बारे में नैरेटिव या जिसको लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा।
ये जो कांस्टेंट क्राइसिस टू क्राइसिस वाला सिनेरियो भी है विजय जी, मुझे लगता है वो भी नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक ये फैक्टर है कि इस समय दुनिया भर में क्राइसिस चल रही है और भारत को सही तरीके से नेविगेट करने का काम अगर अब इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो बड़ी तादाद में लोग नरेंद्र मोदी को चुनते हैं आज की तारीख में, कि भाई दिस इज द राइट पर्सन हु कैन टेक इट फॉरवर्ड थ्रू दिस क्राइसिस। तो ये भी एक फैक्टर है और ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। मुझे लगता है ये बड़ा फैक्टर है। आपने इस पे पता नहीं कितनी चर्चा की, मेरे पास जो है उसमें मैं पढ़ रहा था, तो ये बड़ा फैक्टर है जिसे राइट विंग आप कह रहे पूरी दुनिया भर में ये चल रहा है। इसको नेशनलिस्टिक फर्वर भी कह सकते हैं आप, जी जी। और क्या ये वो ओपियम है? मैं सॉरी टू से, ओपियम का मतलब कि एक ऐसा ड्रीम लैंड है, ओपियम मत कहिए, जो आपको पॉजिटिव शब्द अमृत कह लीजिए, ओपियम से लोग नाराज हो जाएंगे, अमृत कह लीजिए। ये वो अमृत है कि आपको उसके नशे में और कुछ नहीं दिखती, अपनी तकलीफें भी। असली बात ये नहीं है। और ये सारी चीजें, क्योंकि जैसे ट्रम्प साहब को देखें, आपके मित्र हैं ट्रम्प साहब, वहां पर वो दुनिया भर में उन्होंने तबाही कर रखी है, लेकिन अमेरिका में मेरे ख्याल से उनकी लोकप्रियता में कोई बहुत कमी नहीं आई है। अमेरिका में बहुत ज्यादा उनके सपोर्टर्स में उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है जी। फ्रांस में भी इसी तरह से हो रहा है, जापान में भी इसी तरह से हो रहा है। तो ये जो नेशनलिस्टिक फर्वर है वो हमारी तमाम तकलीफों की दवा है। जैसे हम होता है मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो उस समय अपनी तकलीफ भूल जाते हैं कि प्रभु बस आपकी शरण है। ये मुझे थोड़ा सा मैं आपसे इसमें डिफर करता हूँ ओपिनियन में। मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि जनता जब कोई राय बनाती है, मत बनाती है, उसमें बहुत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टू गिव अ लॉन्ग रोप, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत लंबी वो देती है सुधारने के लिए, कि प्लीज इसके ऊपर काम कीजिए, इस पे सुधारिए, इस पे काम कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो राइट विंग झुकाव हो रहा है दुनिया भर में, उसमें इमिग्रेशन का, रिलीजियस इंटॉलरेंस का, इन चीजों के ऊपर दुनिया भर में बहुत लंबी रस्सी पब्लिक ने दी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, मतलब जो आप कह सकते हैं कि बड़ी कंपनियों का लालच है, उसके ऊपर जो हमारी स्थानीय इकोनॉमी जिस तरह से तबाह हुई ग्लोबलाइजेशन के, उसमें इन चीजों के ऊपर अगर आप देखें तो दुनिया भर की जनता ने बहुत लंबी रस्सी दी थी लोगों को सुधार करने के लिए। आप यूरोप में इमिग्रेशन के ऊपर देखिए जो रिएक्शन है, बहुत लंबा समय दिया लोगों ने लिबरल्स को कि भाई ये गलत है, मत करो, धीमे धीमे, लेकिन करते करते जब नाक के ऊपर पानी निकल गया तो आज आप देख रहे हैं कि नॉर्वे और स्वीडन में राइट विंग सरकार आ जाए। कल्पना के परे है विजय जी। मैं तो नॉर्वे में पढ़ा हूं, मैं उस सोसाइटी को जानता हूं। मैं कभी स्वप्न में नहीं सोच सकता था आज से 25 साल पहले कि यहां पे कभी कोई राइट विंग सरकार आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत लंबी रस्सी दी। सेम वही चीज इंटॉलरेंस के ऊपर दी, सेम वही चीज स्थानीय आर्थिक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का जो कुनबा चढ़ाया गया, और स्थानीय इकोनॉमी हर जगह तबाह हुई। यूरोप में तो भाई आप एक चीज देखिए, पूरी दुनिया में अगर आप पाएंगे आज की तारीख में सबसे ज्यादा विरोधी मोर्चे इवन विकसित राष्ट्रों में वो किसानों के निकलते हैं। सबसे ज्यादा तबाह किसान हुआ है, ठीक है, पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने किसानों को तबाह किया, छोटी कंपनियों को, छोटे जो कामगार हैं जो नीचे बॉटम ऑफ द पिरामिड आप कहते हैं, ये जो लंबी रस्सी दी और लोगों ने लिबरल इकोनॉमिक माइंडसेट में उसको नकारा और अपना थोपते चले गए। अंत में वो वही हुआ कि एक तिनका ने अंत में ऊंट की पीठ तोड़ दी। ये हुआ वो है, मैं इसको ऐसे देखता हूं। और वो पीठ ऐसी टूटी है विजय जी कि जब मैं बाकी मुल्कों में सर्वे करता हूं और देखता हूं तो मैं देखता हूं कि लोग आग्रही नहीं दुराग्रही हो गए हैं। अब दुराग्रही हो गए हैं लोग, उसको समझने पे, उस पर डिबेट ही नहीं करना चाहते, कहते हैं ये मसला ही नहीं है डिबेट करने का, हम नहीं करेंगे। और इसके लिए मैं काफी हद तक, और मुझसे मेरे कई सारे लिबरल मित्र बहुत नाराज भी हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरलिज्म नाम की चीज है,
जिसने बहुतायत में, देखिए दुनिया में दो कोनों में, एक एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में एक एक माइनॉरिटी है, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट और एक्सट्रीम राइटिस्ट। बहुत बड़ा हिस्सा 80% से 70 से 80% मैं मानता हूं दुनिया का मध्य मार्ग है। लेकिन ये जो लेफ्ट लिबरल नाम का हिस्सा है, इसने पूरे सेंट्रिस्ट को अदराइज किया है, ठेला है कि पुश कर दिया, आपको पुश किया है कि आप लिबरल नहीं है, यू आर नॉट लिबरल इनफ, नहीं उसे पसंद ना हो। हाँ, आपने उसको राइट, क्योंकि आप मेरे राइट हो इसलिए राइट विंग, आप एक तरह से उसको ठेल दिया है। और वो ठेलते ठेलते, हाँ पुश करके, ठेल करके आपने उसको वो जामा ओढ़ने पे मजबूर कर दिया है, जिसमें अब वो जिद में आके, जैसे कहते हैं हाँ ठीक है चलो हम यही है, तुम हमको गाली दे रहे हो ना कि हम ये है, हम राइट विंग है, चलो हम राइट विंग, अब तुम जो जो कर लो हम राइट विंग। ये ऐसी स्थिति में मुल्कों में, इतने मुल्क में मैं देख रहा हूं, अपने जब बाकी सर्वे के सहयोगियों से बात करता हूं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं, वो जो हमारे खुद के सर्वे हैं, मुझे एकदम आश्चर्यचकित करता है कि ये कैसे हो रहा है। और तब मुझे बराक ओबामा साहब की वो लाइन याद आ जाती है कि लिबरल्स आर बिहेविंग लाइक अ सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड, कि वो गोल गोल घूम के गोली मार रहे हैं एक दूसरे के। ये और ये केवल भारत का नहीं है, बहुत सारे, मतलब बहुत कई दर्शकों को लगे कि अब कहां भारत की बात करते करते आप नॉर्वे और स्वीडन निकल गए, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, वैश्विक इकोनॉमी, तो उसमें हर कोई प्रभावित होता है। उसमें भारत का भी किसान उतना ही प्रभावित है जितना यूरोप का या अमेरिका का। ये बात, ये सत्य है, ये आप कोई इसको स्वीकार न करे तो बात अलग है। तो कुछ चीजें हैं, और उसमें क्राइसिस में हमारे मुल्क की क्राइसिस अलग ही तरीके की है। हमारा तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, तमाम सिरदर्द हमारे तो एक सिरदर्द है, मतलब सब तरफ सिरदर्द, हर तरफ सिरदर्द है। ऐसे में अगर क्राइसिस में लोगों को एक स्ट्रांग लीडरशिप की दरकार लगे, जिसपे वो कम से कम एक चीज का भरोसा, जिसे कहते हैं, जैसे हम लोग, कई बार मैं रिसर्चर्स को पूछता हूं कि जब आप एक्सप्लोर करते हो प्रधानमंत्री के ऊपर, तो क्या आता है आपको, लगता है लोग क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, तो उसमें ज्यादातर का कहना है कि उन लोगों का ये रहता है कि ये कुछ भी हो जाए, देश के साथ पे कोई समझौता नहीं करेगा, तो देश के अहित में कुछ नहीं करेगा, ये विश्वास, ये एक बड़ा भरोसा। हाँ, ये क्राइसिस की भी देन है और ये प्रधानमंत्री का अर्जित विश्वास भी है। देखिए, मैं किसी से उसका क्रेडिट नहीं ले सकता इस बात से, उनका अर्जित विश्वास है, ठीक है ना। अगले को अब यह है कि लंबी लाइन खींचनी है, आपको लाइन मिटा के नहीं हो सकता। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि जो शायद नैरेटिव की है या राहुल गांधी जी की राजनीति की है, वो प्रधानमंत्री की लाइन को रबर लेके घिसने में ज्यादा इस समय मेहनत कर रहा है, बजाय इसके कि वो लाइन अपनी लंबी खींचे। शायद ऐसा, मैं किसी को भी मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझसे आहत हो इस बात को कहने से, लेकिन कम से कम मैं जितने कांग्रेस के मित्रों को, पुराने मित्रों को जानता हूं, जिनसे बात होती है, वो इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि लाइन लंबी नीचे के लेवल पे खींच के वो देखते हैं कि बाकी विपक्ष के नेता तो सत्ता में आ रहे हैं ना, कांग्रेस के ही रीजनल लीडर सत्ता में आ रहे हैं ना, लाइन लंबी खींच के, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, वो उनको उस बात का एहसास है। लेकिन रेवंत रेड्डी आ गए, सिद्धरामैया आ गए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं है, मतलब वो चीज है, लेकिन लाइन लंबी खींचने की बात है कि आप किस मुद्दे पे, आपको अगर मुद्दा ही एक ही चीज का बनाएंगे कि आपको प्रधानमंत्री की ही लोकप्रियता के ऊपर हमला करना है, मुझे लगता है कि वो अभी इस समय देश का मानस जनमानस वो नहीं, देश का मूड वो नहीं। इसको एक चीज और समझना चाहता हूँ, कहीं हम लोग मतलब जो भी लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो जरूरत से जल्दी बेचैन तो नहीं हो गए। ऐसे देखता हूं कि कांग्रेस को तो आपने 60 साल दिए ना, आप बेचैन नहीं हुए थे जी। आप नहीं कह रहे थे कि ये सरकार क्यों नहीं जा रही, मतलब 50 साल देख लीजिए, 1990 तक का समय तो कम से कम देख ही लीजिए, 1950 से 40 साल पूरे जंग के, है ना, वो कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो 40 साल में आप बेचैन नहीं हुए, और आज 10 साल में आप इतने बेचैन हो गए कि ये जा क्यों नहीं रहे हैं, और क्या कारण है क्या कारण नहीं है। मतलब जिन्होंने 40 साल, जिसको आप दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि आपके पानी सर से गुजार दिया था आपने, तब हम इस स्थिति में आ गए।
तो एक तो कहीं हम ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे कि भाई इतना बेचैन हो गए, अभी तो लोग उसको उस पर आए नहीं कि वो अपने आप बेचैन हो जाए कि नहीं अब नहीं चलेगा। एक कारण ये हो सकता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेटस क्वोइस्ट लोग होते हैं ज्यादातर। अगर हाँ अगर उन्हें नियत साफ दिखे और कोई काम करता हुआ दिखे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2009 में कांग्रेस को जिता ले गए। हाँ, 10 जबकि साल उन्होंने चलाया ना, वो तो वो तो कतई लीडर। एग्रेसिव तो नहीं माने जा सकते ना। मतलब सज्जन व्यक्ति थे, काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई बेईमानी का लांछन नहीं है। इस नाते उस समय 2009 में लोगों ने, जो मिडिल क्लास था उसने वोट निकल के दिया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, 200 पार करा दिया कांग्रेस जी। तो स्टेटस क्वोइस्ट तो होते हैं लोग, अगर चीजें डायरेक्शन सही हो, जा रही हो, या कम से कम दिखाई दे कि प्रयत्न हो रहा है सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। और ये आपका कहना सही है कि जो एक एक असहजता बहुत सारे विश्लेषकों में और बहुत सारे लोगों में मैं देखता हूं कि क्यों नहीं जा रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा, ये असहजता, जो असहजता दिखती है वो उस कारण से भी दिखती है कि आदत हो गई है एंटी इनकम्बेंसी की के ऊपर पिछले आप कह सकते हैं 80-90 के दशक में, कि चीजें पलटे वो वाली, कि अब एकदम से स्टेबलाइजेशन की चीजें आती है राज्य, उसके ऊपर तो लोग सवाल पूछते हैं कि क्यों भाई, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो, क्यों नहीं बदल रही ये चीजें। तो ये आपका कहना वाजिब है, बिल्कुल अपनी जगह सही है कि ये ऐसा है और लोग हैं स्टेटस क्वोइस्ट इस मामले में। आपने एक बात कहा अभी 2024 के चुनाव के लिए जब 303 से 240 पर आ गई तो बीजेपी या एनडीए कम हो गया, तो आपने कहा कि वो एबरेशन का इलेक्शन था क्योंकि उसके बाद ऐसी सब चीजें आई। बहुत सारे लोग ये भी तो कह सकते हैं कि यशवंत जी का सर्वे गलत हो गया तो वो उसे एबरेशन कह रहे हैं। यशवंत जी का मतलब तो हम सब लोग स्टडी कर रहे थे कि 400 का नारा लगा रहे थे सब लोग, हमने नहीं बोला, हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ हम तो 335 पहुंचे थे, उनके नाम पर वो नाराज नहीं होगा, लेकिन ये बनाया कि भाई हम 400 आएगी बीजेपी और वो आगे 240 पर। तब आज हम कह रहे हैं कि ये तो एबरेशन था, बाकी तो होना ही था, मतलब वोटर ने गलती की। एबरेशन के बाद में भी हम गलत हो गए ना। आप हम 335 को तो हम नहीं मानते, क्योंकि हम तो पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे कम थे जिन्होंने 335 बोला था। यशवंत की बात नहीं कर रहा, और गलत हुआ विजय जी, मैं उसके बाद गलत हुआ, मैं तो मान रहा हूं, मैं महाराष्ट्र गलत हुआ, मैं हरियाणा गलत हुआ भाई। जहां पे इस तरह के नतीजे आ रहे हो उसके ऊपर आप अप्लाई करके करें और आपको लगे कि नहीं नहीं, अच्छा उसमें महिलाओं का जब आए तो दिमाग में आया कि नहीं नहीं, इतना एपरेशन नहीं हो सकता, इतना संगठन का असर नहीं हो सकता, तो हम डिनाइल में थे। वो जब वो डिनाइल में गलतियां हमसे भी हुई, वो डिनाइलिज्म से हमने अपने आप को निकाला बिहार में जाकर के मैंने निकाला कि नहीं भाई, नहीं, अगर औरतें कह रही तो कह रही होंगी, जाने दो। मतलब ऐसा जो हम सोचते कि जो हम सोच रहे वही ठीक है, ये शायद ऐसे ये एबरेशन है, ये एबरेशन। तो कई बार होता है कि हम चीजों को सोचते हैं कि नहीं, इतना जनता जो कह रही है इसका ये नहीं, ये मतलब, जबकि जनता कहती है नहीं हमारा वही मतलब है जो आपने पहले समझा था, अब आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं अपना, आप समझ नहीं रहे, आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं अपना, मत लगाइए, हमारा कहने का मतलब वही है जो हम चाहते हैं, हम कहते हैं। तो हो ही गया, बिहार हो ही गया। तो अब समझते समझते अब ये चीज समझ में आ गई कि भाई ठीक है, महिलाओं का वोट एक नया वोट काबिल हो गया है उनके बीच में, जैसे ममता दी का बताया। अब पश्चिम बंगाल में और आसाम में क्या अंतर है? आसाम में और पश्चिम बंगाल में लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन भी है उतनी, ठीक है। अंतर ये है कि पश्चिम बंगाल में करीब 90 सीटों में फैली हुई है, आसाम में कंसंट्रेटेड हो गई है डुबरी और इसके आसपास के इलाकों में, जिससे मुस्लिम आसाम और हिंदू आसाम दो अलग अलग हो गए, ठीक है। उसके कारण हिमंता बिश्व शर्मा के काम आसान थोड़ा सा हो गया। ममता जी के साथ में क्या है कि ममता बनर्जी न केवल 90 सीट पे, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 100 मीटर की रेस में वो 50 मीटर पे खड़ी है, पहली बार 50 मीटर निकल गई है उनके पास। हाँ। दूसरी चीज, वो केवल मुस्लिम वोटर्स के भरोसे नहीं है, उनके पास में वो एक अर्बन वोटर का बेस है, भद्रलोक जिसे कहा जाता है,
महिलाओं का वोट, और बाय द वे अभी 2 दिन पहले उन्होंने महिलाओं के भत्ते वाले में फिर से इजाफा कर दिया, पैसा उन्होंने बढ़ा दिया। इंतजार नहीं किया चुनाव के लास्ट मोमेंट का। तो महिला वोट, अर्बन भद्र लोग, तमाम चीजों का और बेस मुस्लिम वोट का उसके ऊपर, मुझे लगता है कि वो उनका जो 45% के आसपास का एक बेस वोट है, उसमें वो बेस वोट हो गया। अब वो बेस वोट उनका तभी हिल सकता है जब इतने खराब और नकारा उनके एमएलए एमपी सब काम करें कि बहुत लोकप्रिय होने के बाद में भी, जैसे नवीन बाबू को हार का सामना करना पड़ गया, कि नीचे के एमएलए इतने खराब काम कर गए कि बावजूद नवीन बाबू के वोट ज्यादा मिले बीजेडी को, बीजेपी से वोट ज्यादा मिले लेकिन सीटें हार गए। ऐसी स्थिति अगर आ गई तो बंगाल में ममता बनर्जी दिक्कत में आएंगी, अदरवाइज खींच ले जाएंगी। मतलब तो आपने असम और बंगाल का नतीजा तो बता दिया एक तरह से कि ममता जी खींच सकते हैं। नहीं, एबोटियन तो लोकसभा के हिसाब से किया है, लेकिन ट्रैकर शुरू हो गए हैं। मैं आपको आपने असम को लेकर कहा कि हिमंता जो है आगे चल रहे, भले ही उनके निशाने पर, बंदूक के निशाने पर मुसलमान हो, भले ही। हाँ, आप ये देखिए कि वो जिस तरीके का कैंपेन कर रहे हैं, किसी भी एक सिविलाइज्ड फॉर्मेट पे वो कैंपेन है क्या? नहीं है। इसीलिए अगर आप वैसे आप बात करें तो, लेकिन ऐसा क्या है कि वो कैंपेन बचे हुए आसाम में उनको फायदा दे रहा है। तो इसका मतलब जो आसाम की समस्या है घुसपैठियों की, अवैध इलीगल घुसपैठियों वाली, ये तो असम गण परिषद के समय और उसके बाद से लगातार चल रही आ रही है। उसका समाधान नहीं हुआ या उसकी ओर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति ये हो गई है कि डुबरी लोकसभा कांग्रेस ने जीती 10 लाख से ज्यादा वोट से, 10 लाख वोटों से, तो मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ। आप देखिए ना, एआईयूडीएफ नंबर 2 था, बीजेपी वहां रेस में ही नहीं, एजीपी का कैंडिडेट था वहां रेस में ही नहीं। तो अब वो डिलिमिटेशन में क्या हो गया है कि अब वो सीट हो गई है जैसे कि बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, या फॉर दैट मैटर लक्षद्वीप के जैसी, जहां बीजेपी अब कभी जीवन में नहीं जीत सकती। लेकिन उस डिलिमिटेशन के बाद में बची हुई जो 3 सीटें हैं, आप अगर वो 2 लोकसभा एरिया को छोड़ दें तो 12 लोकसभा एरिया का आसाम जो है वो हिंदू आसाम हो गया। और उसमें कांग्रेस वाली पॉलिटिक्स भी तो अब चल रही है। पहले आप कह रहे थे कि माइनॉरिटी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स चलती थी, खासतौर से प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया जी मेरे हिसाब से। और अब वो उसको आगे बढ़ गया, पॉलिटिकल पैराडाइम फर्स्ट फेज में बदला और अब वो रिवर्स पोलराइजेशन पर आ गया। तो जिनको हम लोग 10 साल पहले मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें मानकर समझते थे कि ये एंटी बीजेपी सीट्स हैं, आज वो एंटी बीजेपी सीट्स क्योंकि 30% मुस्लिम है या 40% मुस्लिम है, तो वो रिवर्स पोलराइजेशन करके भी बीजेपी के खाते में आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल आ गया है। और ये उतना ही पहले आप उसमें लिखते थे कि भाई ये 60 सीटें तो मुस्लिम डोमिनेंस वाली है, बीजेपी की नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने विजय जी। और इसमें मुझे लगता है कि शायद लार्जर नैरेटिव, आपके दर्शक इस बात को पकड़ लेंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए, हम लोग ने भी पत्रकारिता में, आप तो बहुत वरिष्ठ है, लेकिन आपने भी ये ट्रेंड तो पिछले 30-40 साल का देखा होगा कि मुस्लिम वोटिंग भाजपा को हराने के लिए, उसके लिए शब्द होता था स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल वोटिंग। टैक्टिकल वोटिंग, मुसलमान वोटर एकजुट होकर के भाजपा को हराए तो वो टैक्टिकल वोट है, लेकिन हिंदू काउंटर पोलराइज हो जाए तो कम्युनल वोट है। ये जो नैरेटिव चलाया गया, मुझे लगता है कि वो जिसे कह सकते हैं कि बूमरैंग हुआ ओवर अ पीरियड टाइम, क्योंकि हिंदू पोलराइजेशन भी ये उतना ही कम्युनल है जितना कि मुस्लिम पोलराइजेशन कम्युनल। अगर हिंदू का वोट डालना बीजेपी के लिए कम्युनल है तो मुसलमान का वोट डालना एंटी बीजेपी वो भी कम्युनल था, जिसको टैक्टिकल वोट ये कह करके या सेकुलर पॉलिटिक्स का वो पूरा नकाब पहना करके इस मुल्क में चलाया गया। मुझे लगता है कि ये जो एक लॉन्ग टर्म रिएक्शन हुआ है, लंबी, जिसे मैंने बोला था ना
पब्लिक बहुत लंबी रस्सी देती है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट स्नैप्स, व्हेन इट स्नैप्स इट स्नैप्स। तो ये सेकुलर पॉलिटिक्स का जमा, और मैं असदुद्दीन ओवैसी भाई की बात से सहमत हूं। उन्होंने एक लाइन बड़ी क्लासिकल, एक बार हम लोग कॉन्क्लेव में थे, उन्होंने बोली कि बीजेपी का हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि कम से कम उन्होंने ये तमाशा खत्म कर दिया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट डिसाइसिव है, क्योंकि किसी भी मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट में माइनॉरिटी डिसाइसिव नहीं हो सकती। अगर मेजॉरिटेरियनिज्म वाला दिमाग में फितूर चढ़ जाए तो। अब मेजॉरिटेरियनिज्म का जो फितूर चढ़ा है वो कहीं ना कहीं उसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। आप जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप करेक्टिव एक्शन नहीं, रेमेडी पर नहीं आएंगे, रेमेडी पे नहीं आएंगे। और अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी आपने तेलंगाना में देखा, तेलंगाना में जो राजनीति अभी फिलहाल बवाल कटा है धार्मिक आधार पे आरक्षण देने का, वो कम से कम मुझे ये तो अंदेशा या इंगित नहीं कर रहा है कि उसमें किसी सुधार की और या मतलब वो बल्कि और ज्यादा डबल डाउन करने की ओर है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी बैकफायर करे। नहीं, लेकिन अब इसमें एक और बदलाव आया, हो सकता है आप इससे सहमत हो। जैसे आपने कहा कि भाई मुस्लिम वोटिंग जो एन ब्लॉक होती है उसको हम लोग अभी तक टैक्टिकल वोटिंग कहते रहे, हम लोग बोलिए, है ना, हम लोग कहते हैं, इंडिया कहता है, सच बात है, बिल्कुल सच बात है। और मैंने स्वयं एज ए चुनाव विश्लेषक लंबे अरसे तक टैक्टिकल वोटिंग शब्द का प्रयोग किया है। मैं क्यों इस बात से नकारूं अपने आप को कि नहीं, मैंने किया है ये बात। हिंदू वोटिंग को एन ब्लॉक को हमने कम्युनल वोटिंग कहा। जी जी। अब जो पॉलिटिकल पैराडाइम में चेंज हुआ वो ये हो गया कि जब मुस्लिम एन ब्लॉक वोट करते हैं तो आप उसे कम्युनल वोटिंग कहते हैं, और हिंदू जब एक एन ब्लॉक वोटिंग करते हैं तो कहते हैं हिंदुओं को एकजुट हुए। हाँ, हिंदुओं को कम्युनल वोटिंग नहीं कहते आप, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हो गई है। हाँ, जबकि सच्चाई ये है कि चाहे कौन किसके रिएक्शन में हो, इसको छोड़ दीजिए, दोनों ही चीजें कम्युनल है, रिएक्टिव। सच्चाई है, बिल्कुल आपका डायग्नोसिस सही है, लेकिन जो है वो है, और उस डायग्नोसिस के बाद में उसका कोई उपाय नहीं किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से समझने में कि नहीं, ये अब मामला, ये ट्रेन आगे बढ़ चुकी है उस स्टेशन से, और शायद आपको अब न्यूट्रल गियर पे आना चाहिए, जहां पे आप वास्तविक सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात करें, जिसमें किसी के भी अपीजमेंट की कोई बात ना हो। ये दिखना पड़ेगा। दिख के जब आप दोबारा विश्वास जीतने में आप लंबी लाइन खींचे और अपने मुख्यमंत्रियों को इस तरह की स्कीम लाने के लिए न बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी तो डबल डाउन हो रहा है, अभी तो डबल डाउन होने में वो चलेगा, और मुझे मालूम नहीं कि उसके पीछे की क्या सोच है, क्योंकि अगर आपको ये पता है, मैं अब एक प्योरली लॉजिकल बात कर रहा हूं, आपको अगर ये पता है कि मुसलमान मतदाता भाजपा को हराने के लिए वोट कर रहा है, ठीक है ना, मानिए सपोज की ये पता है, कांग्रेस के अलावा उसके पास में राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं राष्ट्रीय स्तर पे। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर विकल्प नहीं है, वो आपको ही वोट देने वाला है, तो उसको रिझाने के लिए आपको आउट ऑफ द वे जाकर के और भी ज्यादा कम्युनल स्ट्रेटेजी या कम्युनल पॉलिसी लाने की आवश्यकता क्या है? भाई ये तो आना ही है आपके पास। भाई आप एक बात बताइए, आपने स्टॉक में बहुत सारे लोगों को डील करते हुए देखा होगा, मैं तो नहीं करता, लेकिन मैं कई सारे देखता हूँ, एडिक्शन होता है ना, वो हर थोड़ी देर में जाकर के देखते हैं, ये चढ़ गया, ये उतर गया, ये चढ़ गया, ये उतर गया, ठीक है। जो अपने यहाँ के बुजुर्ग जो एफडी कर देते हैं, कभी आपने उनको देखा कि हर 2 मिनट में देखे मेरा एफडी का क्या हुआ, हर 2 मिनट में देखे? अरे भाई, जो आपकी एफडी है वो एफडी है, उसको हर 2 मिनट में देख करके क्या होगा? उसमें क्या बदलाव होना है? तो आप अपनी एफडी को स्टॉक की तरह से ट्रीट कर रहे हो, जो स्टॉक है उसको एफडी की तरह भूल चुके हो कि इसको आप छोड़ दो। ये कहाँ की समझदारी है? ये अच्छी है। एक सवाल आपसे समझना चाहता हूं कि ये जितने इश्यूज पर हमने चर्चा की है, ट्रैक किया है आपने, प्राइस राइज, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, सब सब्जेक्ट पे बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी, क्या आपको नहीं लगता, जितनी अभी हमने डिबेट की उससे मुझे अभी ये आइडिया आया
कि यशवंत देशमुख जी को या विजय त्रिवेदी को, जो हम वोटर को स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स बदल गए हैं और हम ओल्ड पैरामीटर्स पर चल रहे हैं। आपका कहना सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब सवाल है वो अब बदलने का टाइम आ गया। सवाल भी अब अलग ढंग से पूछने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अभी हमने आप पूरे कार्यक्रम में हम इसको समझने की या इसको तोड़ निकालने की कोशिश करते रहे कि ऐसा क्यों है कि एक तरफ ऐसी ऐसी स्थिति है, उसके बावजूद भी ऐसा है। तो मुझे लगता है कि अब सवाल पूछने पड़ेंगे कि भाई साहब, इतने के बाद में भी आप ये कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? अभी हम कयास लगा रहे हैं ना कि ये ऐसा लोग सोच के निर्णय कर रहे हैं, जबकि लोग शायद किसी दूसरे लेवल पर जाकर सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब हमें सवाल और भी ज्यादा वैसे पूछने चाहिए, समझने के लिए कि लोग जो ये सोच रहे हैं ऐसा, इसके बावजूद अगर ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। मुझे कभी कभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिमाग में आती है कि हमने कांग्रेस का शासन देखा और एक ब्रिलियंट उस समय विपक्ष के रूप में भाजपा की भूमिका देखी। ब्रिलियंट मतलब आप याद कीजिए, वो जो अटल जी के समय विपक्ष में बैठने वाली जो बेंच थी, उसमें प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, मतलब जो बोलने वाले लोग थे, आज की तारीख में हमको अपोजिशन बेंच वैसी नहीं दिखती है ना, मतलब बोलने वाली। या मैं आपको पता चल गया था कि आपको पता था कि गैस महंगी हो गई है, हाँ, पेट्रोल बढ़ गए, आज तो वो मुझे आप उसको महसूस ही नहीं करा रहा। ऐसा मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि सपोज कीजिए, एक दिमाग में एक हाइपोथेटिकल चीज सोचिए कि इस समय जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, सरकार कांग्रेस की और भाजपा इस समय विपक्ष में होती, तो नैरेटिव का, मीडिया का, सड़क के आंदोलनों का, रथ यात्राओं का, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का और संसद के अंदर तेवर का क्या आलम होता, क्या आलम होता। सोचिए, अगर 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 इन आंकड़ों के ऊपर कांग्रेस की जगह बीजेपी और बीजेपी की जगह कांग्रेस कर दीजिए आप, तो बिल्कुल अलग नैरेटिव। फिर कल्पना कीजिए क्या होता। तो भाजपा सरकार के रूप में कितना अपने आप को बदल पाई विपक्ष से, ये एक अलग मसला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो बीजेपी का विपक्ष था, उस लेवल पे अपने आप को विपक्ष की भूमिका में अभी तक नहीं ला पाया। उसके कारण क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, बहुत सोचते होंगे, समझते होंगे, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि शायद कहीं डायग्नोसिस का ही अंतर है, जिसके कारण डायग्नोसिस गलत है तो दवाई भी आप गलत ही दे रहे हैं। नैरेटिव फेलियर है ना, कि नैरेटिव नहीं बना पा रहे राहुल गांधी, नहीं बनता। राहुल गांधी नैरेटिव नहीं बना पा रहे, इसलिए वो आदमी भी परेशान है जो उनको वोट देना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए वो कर रहा है। दूसरा जो कमजोर है, बीमार है, परेशान है महंगाई से, उसकी बात को भी आप नहीं रख पा रहे ठीक से। विजय जी, जनता का अब बड़प्पन देखिए कि हम उनसे जब ये सवाल पूछते हैं कि असली विपक्ष कौन है पार्टी, तो कांग्रेस का नाम आता है। क्या इंडिया अलायंस चलना चाहिए? ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कहती है कि चलना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और राहुल गांधी पर लीडर के तौर पर, और हमने उसमें यह भी एनालिसिस किया कि बहुतायत में भाजपा के समर्थक चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। ये और बड़ी मजेदार बात है, बहुतायत में भाजपा के, क्योंकि उनको लगता है कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो बीजेपी अपनी मनमानी करने लगती है, मनमानी करती है। हाँ, तो वो भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। तो इस देश में एक मजबूत तगड़ा विपक्ष होना चाहिए, ये बात भाजपा के भी समर्थक चाहते हैं। तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा? असली बात क्यों नहीं हो पा रहा? ये आप मार्केट वाले लोग हैं, डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। जब हाई डिमांड है कि एक मजबूत, और सबने मेरे ख्याल से 2024 के चुनाव को मोदी सरकार के कमजोर होने से ज्यादा इस पर देखा कि नहीं, इस बार विपक्ष मजबूत हो गया। ज्यादातर हेडलाइंस, ज्यादातर लोगों की चर्चा ये थी, एंड दे वर हैप्पी अबाउट इट कि भाई ठीक है, विपक्ष अच्छा हुआ है। जी, और उसमें भाजपा के समर्थक शामिल थे। मजे की बात यह है कि ये और क्लासिकल बात है इस देश के लोकतंत्र की कि मध्यमार्गी में बड़ा मध्यमार्गी वर्ग भाजपा के पास में भी है, जो कह रहा है कि नहीं, मजबूत विपक्ष चाहिए। तो डिमांड और सप्लाई के गैप में डिमांड है, सप्लाई नहीं मिल रही है। सप्लाई मिल रही है स्टेट लेवल पे, जहां स्टेट लेवल पे सप्लाई मिल रही है लोग पिक कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे उस तरह की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। ये अब देखते हैं कि कितना ट्रेंड, कलेवर, तेवर
कितने अब बदलेंगे आने वाले समय में। अभी तो फिलहाल संसद में जो गतिरोध है वो हम देख रहे हैं, बोलने को कुछ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो हम देख रहे हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण और मुद्दे और वो अलग चीज है, वो ट्रैक अलग है। संसद जिस पुस्तक के ऊपर रुकी हुई है वो अलग ट्रैक है। अभी भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि राफेल 2 गिरे कि 4 गिरे, इसमें खुशी की बात कैसे हो सकती है? या आप अगर एग्रेसिव टोन में इस बात को पूछे, लेकिन हिंदुस्तानी इसको खुशी की बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, ये तो समझ लीजिए। हाँ, और उसी तरह से चाइना के टैंक आ गए या नहीं आ गए या खड़े हुए या सरेंडर हो गए, तो सरेंडर शब्द नरेंद्र सरेंडर हुए या आर्मी सरेंडर हुई, ये बड़ी महीन लाइन है। सरेंडर शब्द का प्रयोग तो आर्मी और उसके साथ में होता है। इसका एक और लॉजिक है, मैं आखिरी सवाल पर, लेकिन आपने जब ये बात कह दी, तो जब आप नेहरू का सरेंडर करते हो तो और मोदी के सरेंडर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि नैरेटिव के लेवल पे नहीं होना चाहिए, लेकिन नैरेटिव के लेवल पे एक बात आपको यह भी समझनी पड़ेगी कि नैरेटिव्स बिल्ट हुए 62 के खत्म हो जाने के कई सालों के बाद। 62 के समय में पूरा देश, पूरा विपक्ष, सब कोई एक सुर में था। जिस समय क्राइसिस थी तब उस समय सरेंडर की बात नहीं की थी किसी ने। टाइमिंग जो होती है ना, वो भी तो क्रिटिकल है। आप क्या सवाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है आप कहां कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। जी, वो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है ना। मुझे मतलब बहुत सारे वरिष्ठ लोग और बहुत ज्ञानी लोग हैं सब तरफ, मैं जानता हूं, और ये सवाल ऐसा नहीं कि विद्वान नहीं है, और एक्सपीरियंस भी है। विरोधाभास जो है हम और आप समझने की पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इस विरोधाभास को पब्लिक नहीं, पब्लिक समझ रही है इसीलिए बता रही है। वो कह रही है कि मेरे सोचने में कोई विरोधाभास नहीं है, आपको विरोधाभास लग रहा है। हमारी अपेक्षा यह है कि क्राइसिस के समय में देश में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, सरकार विपक्ष को एक सुर में बोलना चाहिए। हमारी समस्या जो है महंगाई है, हमारी समस्या बेरोजगारी है। ये वोट चोरी हमारी समस्या नहीं है, क्योंकि वोट चोरी नहीं, हमारी समस्या कुछ और है, आप कोई और बात कर रहे हैं। तो आप विरोधाभास कहां पर है? नैरेटिव में और पब्लिक के परसेप्शन में और पब्लिक की डिमांड में। क्या जनता चाहती है और आप क्या बात कर रहे हैं? अगर वहां विरोधाभास है या उसमें गैप है तो चीजें नहीं चल रही है। अब इनको जितना पाट देंगे, और विपक्ष के नेताओं की भरमार है जो पाट रहे हैं। दर्जन भर विपक्ष के नेता हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस के रीजनल लीडर, जिन्होंने उसको पाट करके इलेक्टोरल सक्सेस प्राप्त की, चुनावी विजय प्राप्त की, हासिल की। तो अगर आप उस चीज को समझना चाहते हैं तो समझिए, नहीं तो जनता जनार्दन है, जनता का आदेश जनादेश है। वो सर आंखों पर सर माथे पे, जनादेश की कम से कम इज्जत कीजिए, जनादेश को चोरी मत बोलिए। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाता है? आपने कहा 1 घंटा हो गया, तो आप अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं, आपने एक्सरे भी कर दिया, सीटी स्कैन भी कर दिया, एमआरआई भी कर दिया, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट से काम चलता नहीं, रेडियोलॉजिस्ट से इलाज नहीं होता ना। तो आप हमारे सुपर स्पेशलिस्ट भी हैं। तो मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम सैंपल लेना और रिपोर्ट करना है कि क्या इन्फेक्शन हो, कितना है। मैं डॉक्टर कतई नहीं हूँ। आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और ऐसे डॉक्टर हैं जिसको अपना पर्चा लिखना है, और वो डॉक्टर की राइटिंग में नहीं लिखना, ऐसा लिखना जो हम भी पढ़ पाए। तो वो दवाई बताकर जाइए, तब छुट्टी मिलेगी डॉक्टर साहब। नहीं, दवाई तो कुछ नहीं। मुझे केवल ये लगता है कि जनता बहुत स्थिर प्रज्ञ होकर के अपनी बात कहती है। जनता के अंदर की बातों में अगर विरोधाभास दिखता है तो वो इसलिए नहीं कि विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास होता है। जनता ईमानदारी से बोलती है कि विरोधाभास, तो उस विरोधाभास को भी समझना चाहिए, मन की बात को भी समझना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे जो जनता की नब्ज पकड़ लेगा, जनता के नब्ज के हिसाब से बात करेगा। राजनीति तो उसी का खेल है, राजनीति परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन, किसी चीज को, नब्ज को आप पकड़ के ही बनाते हैं ना, कहीं नब्ज पकड़ने में गलतियां हो गई,
ऐसा मुझे लगता है। और उस पर अगर ध्यान देकर के काम होगा तो जनता के सिंक की बात होगी, तो एक मजबूत विपक्ष, अच्छा विपक्ष और एक डर की तलवार हर सरकार के सर पे लटकी होनी चाहिए कि जनता के पास में विकल्प है। विकल्पहीनता ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए। चलिए, बहुत अच्छी रही चर्चा, बहुत अच्छे, बहुत सारे विषयों पर चर्चा। हम लोग अक्सर दूसरे रास्ते पर उतर जाते हैं हम लोग। और उसका कुछ किया नहीं जा सकता, चिंतन मनन में हम लोग करते हैं। पता नहीं दर्शकों की, मुझे उम्मीद करता हूँ कि दर्शक इस बात सुनते को होंगे कैसे देखते हैं नहीं, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ये एक अलग तरीके की बात हो रही है। और अब आपने मेडिसिन भी दे दी, अब बाकी तो वो है, कई लोगों की आदत में होती है, हमने देखा कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं और सोचते हैं कि अब डॉक्टर को दिखाई दिया ना, तब तो तबीयत ठीक हो ही जाएगी। डॉक्टर आजकल के तो पास गूगल डॉक्टर भी दवा लेने आजकल से तो ठीक हो गूगल डॉक्टर भी आ गए हैं जो डॉक्टर की परीक्षा लेके सामने बैठ के लिखते हैं कि भाई साहब आपकी प्रिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ही परेशान होता है कि आप हमारे पास में आए क्यों है, ये बता दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद अच्छा विजय, लगा, वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत